Yeah, today I have a very important writer. आज हम लोगों को काफी इम्पोर्टेंट राइटर को कवर करना है। और जो राइटर है व्लादिमीर नाबोकॉव है। एंड यू नो कि उनका एक फेमस वर्क है लोलिता, काफी फेमस रहा है। और तो हम उनके बारे में बात करेंगे। दिस इज द पोर्ट्रेट या दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस मैन। रशियन लिटरेचर के एक बड़े राइटर है। और इसके अलावा यू विल कम टू नो कि ही वॉज बोर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ था। दिस इज द पिक्चर। एंड टुडे यू विल कम टू नो अबाउट द बायोग्राफिकल स्टडी, या उनका जो बायोग्राफिकल स्टडी है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, अंडर व्हाट सिचुएशन ही वाज ब्रॉट अप, किस सिचुएशन में वो ब्रॉट अप किए गए, उनका पालन पोषण कैसे हुआ। दिस थिंग्स यू विल गेट अप। और एक इम्पोर्टेंट बात मैंने पहले भी शेयर किया था कि देयर इज अ चांस कि आई विल स्टार्ट सम टेस्ट सीरीज फ्रॉम 1 जून। तो प्रिपेयर दैट थिंग, उसके लिए भी आप तैयार रखिएगा। पहले रशियन लिटरेचर को लेकर के और चीजों को मिला करके आई विल कम विद यू। तो जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह ये है कि दिस इज द पिक्चर व्लादिमीर नाबोकॉव का। एंड यू आर गेटिंग कि इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। ये उनका नेटिव नेम है, दैट इज अनदर थिंग। उसके बाद उनका बॉर्न की 22 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। रशियन इंपायर का मतलब इस समय उसको लेकर के यूएसएसआर की बात होती है, सोवियत संघ, जिसको जब पूरा रूस एक था, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और जिससे आजकल रूस की लड़ाई चल रही है, वो सारी चीजें जो है, तो वो चीजें जो है क्या है, उसको जो है रहा है। तो आई जस्ट वांट टू से कि 22 अप्रैल का उनका जो जन्म हुआ था, ये सारी चीजें रही है। उनका जो डेथ हुआ था 2 जुलाई 1977 को उनका डेथ हुआ है। पेन नेम उनका क्या था? व्लादिमीर सीरीन। व्लादिमीर सीरीन, दिस इज द पेन नेम। सो पेन नेम का मतलब व्लादिमीर नाबोकॉव था, ओरिजिनल नेम था नाबोकॉव। एक बड़ा टाइटल था उनकी फैमिली का, जो है उनके दादा, उनके फादर, कई जनरेशन में वो चीजें नाबोकॉव टाइटल चला आ रहा था। तो यू केम टू नो अबाउट कि ही वाज बोर्न ऑन 22 अप्रैल 1899, St. Petersburg, Russian Empire, died on 2 July 1977, aged 78, Mon मॉन्ट्रियाक्स, स्विट्जरलैंड में उनका जो डेथ हुआ है वो दूसरा कंट्री में हुआ था। चूंकि बड़े राइटर, इसलिए थोड़ा सा इनके बर्थ को, इनकी डेथ को, या इनकी लाइफ को, इनके डेथ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना। पेन नेम क्या है? व्लादिमीर सीरीन इनका पेन नेम है। किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ था? रशियन लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा, फ्रेंच में। इनका कमांड तीनों लैंग्वेज पर था। दुनिया उनको याद कैसे करती है? एज अ नॉवलिस्ट याद करती है, पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, इंटीमोलॉजिस्ट और प्रोफेसर के रूप में याद करती है। सबसे ज्यादा तो लिटरेरी फिगर के रूप में ही दुनिया उनको याद करती है। नेशनैलिटी उनका क्या क्या रहा है? वो रूस के भी नागरिक थे, यूनाइटेड स्टेट्स के भी नागरिक बने, स्विट्जरलैंड के भी नागरिक बने। तो दुनिया के एक बड़े हिस्से में उनका अपना एक रुतबा था, उन्होंने उसको कायम किया था। एजुकेशन उनका किसमें था? बीए उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर में किया। उनका अल्मा मेटर क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज था। उनका जो अल्मा मेटर था वो क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज था। पीरियड, वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। जानरा क्या है? नॉवेल, नॉवेला, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, पोइट्री, ट्रांसलेशन, ऑटोबायोग्राफी, नॉन फिक्शन। इन अदर वर्ड्स यू कैन यूज द वर्ड कि ही वाज अ prolific writer. He used his pen in every field of literature. जो भी field of literature था, whether that was poetry, novella, drama, short story, autobiography, non fiction, हर जगह उन्होंने अपनी कलम चलाई जो है। लिटरेरी मूवमेंट किसको किसको प्रभावित किया? मॉडर्निज्म को, पोस्ट मॉडर्निज्म को। और उनका जो ईयर्स एक्टिव था फ्रॉम 1916 से वो एक्टिव हुए, एज अ लिटरेरी फिगर दुनिया में उनका नाम चला। तो इस शीट को एक बार दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा। उनका जो जन्म हुआ है 22 अप्रैल को हुआ है। और ये जो 22 अप्रैल को उनका जन्म हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग रशियन इंपायर में हुआ है। डेथ कहाँ पे हुई है? स्विट्जरलैंड में हुई है। 78 ईयर्स की उम्र में उनका डेथ हुआ है 2 जुलाई 1977 को। पेन नेम व्लादिमीर सीरीन उनका रहा है। ऑक्यूपेशन नॉवेलिस्ट, पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, इंटोमोलॉजिस्ट, प्रोफेसर। रशियन, उन्होंने 3 लैंग्वेज में काम किया, रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच में। नेशनलिटी भी उनकी 3 जगह की रही है, रशियन इंपायर का, यूनाइटेड स्टेट्स का, स्विट्जरलैंड का। एजुकेशन क्या था? बीए इन फ्रेंच लिटरेचर में किया, अल्मा मेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज उनका था अल्मा मेटर।
कंटेम्प्रेरी 20th सेंचुरी के राइटर है। बाकी ये जानरा को लेकर के बात किया गया कहाँ पे, एज मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्टिव फ्रॉम 1960। तो these things you are getting at a glance, ऐसा नहीं कि बहुत वो चीजें, बट एट अ ग्लांस यू कैन जस्ट गो विद दिस शीट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप उनके एम्प्लॉयर्स की बात करेंगे कि उनका कहाँ कहाँ पे उन्होंने जॉब किया या उनका एम्प्लॉयमेंट या उनका कहाँ पे रहा है, तो यू यू आर गेटिंग हियर कि या यू आर गेटिंग हियर कि जो उनका जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में यू विल कम टू नो उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट उनका था, हियर यू आर गेटिंग कि वेल्सेली कॉलेज, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने वो किया था। ये एक पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी राइटर का लिटरेरी वर्क्स का बात हो या उसके फिगर की बात हो तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट जो है। एक उनका वर्क है द डिफेंस जो 1930 में आया है, डिस्पेयर 1934 में आया है, इनविटेशन टू अ बी हेडिंग 1936 में आया है, द गिफ्ट 1938 में आया है, द इंचेंटर 1939 में आया है, साइंस एंड सिंबल 1948 में आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट लोलिता 1955 में आया है, और P9 1957 में, पेल फायर 1962 में, स्पीक मेमोरी 1966 में, अडा आर आर्डा 1969 में। सो द डिफेंस 1930 में, डिस्पेयर 1934 में, इनविटेशन टू अ बी हेडिंग 1936 में, द गिफ्ट 1938 में, द इंचेंटर 1939 में, साइंस एंड सिंबल्स 1948 में, लोलिता 1955 में, P9 दैट इज 1957 में, पेल फायर 1962 में, स्पीक मेमोरी 1936 टू 1966 में एक सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया है, देन अदा आर आर्डा 1969 में, एंड दिस इज द स्पाउस वेरा नाबकावा। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनका आप कह सकते हैं कि इनकी लाइफ को या इनको एज अ लिटरेरी फिगर स्टैब्लिश करने में, और हर समय तो उनके वर्क का ट्रांसलेशन वो साथ साथ रहती थी, ट्रांसलेशन करती रहती थी। काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। चिल्ड्रन में दिमित्री नाबाकोव यू आर गेटिंग हियर एक उनका। बाकी दिस इज द सिग्नेचर, दैट इज अनदर थिंग, सिग्नेचर वगैरह अपनी जगह है, बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें हमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट यू आर गेटिंग हियर कि कुछ उसी से मिलता जुलता ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। 22 अप्रैल 1899 को, और पेन नेम व्लादिमीर सीरीन रहा है, एंड रशियन अमेरिकन नॉवलिस्ट के रूप में, पोएट, ट्रांसलेटर एंड इंटीमोलॉजिस्ट के रूप में उनको याद किया जाता है। 1899 में जन्म हुआ। उन्होंने 9 नॉवेल्स लिखा इन रशियन, 9 नॉवेल्स इन रशियन, while living in Berlin where he met his wife। उनको जो उनकी पत्नी है वहां पे उनकी पत्नी से मुलाकात बर्लिन में हुई है। He achieved international acclaim and prominence after moving to the United States where he began writing in English। जब वो यूनाइटेड स्टेट्स गए तब उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। नाबकॉफ became an American citizen in 1945। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि टी.एस. एलियट का सिटीजनशिप पूछा जाता है कि T.S. Eliot was born American but got the British citizenship which year? So you can just go with these points also कि Nabokov became an American citizen in 1945 and lived mostly on the east coast before returning to Europe in 1961 where he settled, और उसके बाद ये settled down Switzerland, all these things। तो that is another thing। तो इस शीट में भी आपने देखा कि 9 नॉवेल्स उन्होंने रशियन लैंग्वेज में लिखा। जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में गए तो उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और अमेरिकन सिटीजनशिप उनको 1945 में मिली। तो एक यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रही है जो आपने देखा जो है। अब उसके बाद कुछ उनके वर्क्स को लेकर के बात की गई है कि उनके वर्क्स में क्या क्या है। फ्रॉम 1948 टू 1959 नाबकोव वाज अ प्रोफेसर ऑफ रशियन लिटरेचर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। तो उनका जो करियर था अगर एज अ प्रोफेसर देखेंगे तो ही गेव हिज सर्विसेज वेयर ही गेव हिज सर्विसेज एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी सेवा दी है, और किस रूप में? ही वाज अ प्रोफेसर। लेकिन कौन से लिटरेचर का? रशियन लिटरेचर की और चीजें रही है। नाबकोव का जो 1955 में जो नॉवेल है लोलिता, जिसको हमें कल इस पर डिटेल डिस्कशन आपसे करना है, ranked fourth on Modern Library's list of the 100 best 20th century novels in 2007 and is considered of the greatest 20th century works of literature। कई जगह तो लोलिता सिलेबस में भी है।
नाबकोब्स पेल फायर पब्लिश्ड इन 1962। लोलिता 1955 में आया है। उसके अलावा जो उनका एक और वर्क है पेल फायर, इट केम इन 1962, इसको भी काफी इम्पोर्टेंस प्राप्त हुआ मिला है। उनका जो वर्क स्पीक मेमोरी है 1951 में आया है, इज कंसीडर्ड एमंग द ग्रेटेस्ट नॉन फिक्शन वर्क। ये नॉन फिक्शन वर्क उनका रहा है और प्लेसिंग 8 ऑन रैंडम हाउस रैंकिंग। यस, मंजू इज राइटिंग लोलिता इज अ मूवी आई वॉच्ड। यस यस यस, इसको एडेप्ट किया गया है, मूवी बनाया गया है। यू कैन जस्ट गो विद दैट मूवी। सो आई वॉज टेलिंग यू कि इज कंसिडर्ड एमंग द ग्रेटेस्ट नॉन फिक्शन, ये अपनी जगह है। नापको वॉज अ 7 टाइम फाइनलिस्ट फॉर द नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। नेशनल बुक अवार्ड के लिए उनको फाइनल लिस्ट में 7 बार आया, मतलब 7 टाइम फाइनलिस्ट हो रहे थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट लेपिडोपेट्रिस्ट एंड कंपोजर ऑफ चेस प्रॉब्लम। ये चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेपिडोप्टेरिस्ट व्हाट इज कंपोजर ऑफ चेस प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट सी, इसका मुझे बहुत क्लियर नहीं है, ये वर्ड मेरे मेरे निगाह से तो गुजरा है, बट दिस टाइम आई एम मिसिंग कि क्या उनका रहा है। एंड यू फाइंड कि दिस इज द वर्क ऑफ दिस मैन। क्या है उनका रशियन लिटरेचर में जो था वो 1926 में मेरी है, 1928 में किंग क्वीन नेब है, और उसके बाद जो है आपका द डिफेंस है 1930 में, ग्लोरी 1932 में, लाफ्टर इन द डार्क 1933 में, डिस्पेयर 1934 में, इनविटेशन टू अ बी हेडिंग। इनविटेशन टू अ बी हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें आपसे डिस्कस करना है। द गिफ्ट 1938 में है। उसके अलावा उनके मेन वर्क्स जो इंग्लिश लिटरेचर में आए हैं, द रियल लाइफ ऑफ सेबेस्टियन नाइट 1941 में, बेंड सिनिस्टर 1947 में, लोलिता, इसको इन्होंने रशियन लैंग्वेज में खुद से ट्रांसलेट भी किया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1959 में लोलिता उन्होंने इंग्लिश में लिखा और उसी लोलिता को उन्होंने रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है 1965 में। या P9 1957 में, पेल फायर 1962 में, स्पीक मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी रिविजिटेड, आडा आर आडा अ फैमिली क्रॉनिकल, ट्रांसपेरेंट थिंग्स, लुक एट हार्ली क्वींस। सो यू आर गेटिंग हियर कि ये एट अ ग्लांस में उनका वर्क रहा। इसमें आपको एक नजर में खास करके जैसे लोलिता को लेकर के हो गया, कुछ और वर्क को लेकर के हो गया, यू हैव टू गो एट अ ग्लांस, नथिंग यू हैव टू कवर। व्हाट आई वांट टू से कि ये जो वर्क है कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समटाइम्स यू गेट इट कि उसका डेट पूछ लिया जाता है। दिस इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज यू टुडे यू आर कवरिंग अ वेरी prominent literary figure of रसा, तो उसमें इनका अपना क्या रहा है उसको हम कर सकते हैं। Then you find कि from 1948 to 1959 Nabokov was a professor for Russian literature in Kern। ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, उस पे ये दोबारा आया हुआ। उनका अपना जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में क्या क्या चीजें हुई थी, जब उनके अपने जैसे उनकी लाइफ का जो भी हिस्सा था वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने कैसे खर्च किया, उसको लेकर के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ जर्मन आर्मी नवंबर 1908 एंड द डिफीट ऑफ द व्हाइट आर्मी, द नाबकोव सॉट एग्जाइल इन वेस्टर्न यूरोप। जब जर्मन आर्मी का विड्रॉल हुआ था और व्हाइट आर्मी का डिफीट हुआ, उससे निकाल दिया जाता है और ये वेस्टर्न यूरोप में इनको जाकर के शरण लेनी, यूरोप में जाकर के शरण लेनी पड़ती है। So you are getting here what you are getting here कि after the withdrawal of German army in November 1918 and the defeat of the White Army early 1919, the Nabokov sought exile in Western Europe along with many other Russian refugees. They settled down briefly in England। कहाँ पे सेटल हुए थे? इंग्लैंड में सेटल हुए थे। So you find what you find here कि you are getting this particular point कि what do you get there, और उनका जो लाइफ है वो कैसे चल रहा था। तो यू गेट हियर कि जो उनका लाइफ है खास करके इस जगह पे जो वेयर आपको गेंड, यू कैन से हियर कि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का हिस्सा बनते हैं, वहां जाते हैं, तो कैसे बनते, क्या उनका जर्नी था जो है, रूस किस सिचुएशन में उन्हें छोड़ना पड़ा, वहां से गए तो क्या चीजें हुआ,
where Nabokov gained admittance to the University of Cambridge, जहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ज्वाइन किया, जो है रूस को छोड़ करके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज वेर ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? अगर आपको याद होगा, जॉन मिल्टन का कॉलेज का पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन ज्वाइंड विच कॉलेज, विच यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको ध्यान में रखना ये भी कि ये भी एक प्रोमिनेंट फिगर है, तो देयरफॉर यू हैव टू गो व्हाट, यू हैव टू गो विद कि उन्होंने इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का कौन सा कॉलेज? ट्रिनिटी कॉलेज ज्वाइन किया। और उनका जो स्टडीइंग था वह ज़ोलॉजी से था, ज़ोलॉजी, लेटर स्लाविक एंड रोमांस लैंग्वेजेस। उन्होंने ज़ोलॉजी से जो है अपना किया। उसके बाद his examination results on the first part of the pre-pause exam taken, that is another thing, एग्जाम वगैरह उनका हुआ। आपको then you find कि BA was conferred in 1922, उनको BA का डिग्री 1922 में। Nabokov later drew on his Cambridge experiences to write several works. It's a very important, जो कैम्ब्रिज एक्सपीरियंस उनका था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का उनका जो एक्सपीरियंसेस था वो उन्होंने अपने बाद के वर्क में साझा किया है, उसको उन्होंने बताया है, उसको उन्होंने दिखाया है। बाद का वर्क उनका कौन कौन सा है? ग्लोरी में उन्होंने ये बात बताई हुई है, द रियल लाइफ ऑफ सेबेस्टियन नाइट। इफ द क्वेश्चन कम्स कि नाबॉकोव शेयर्स his experiences associated with University of Cambridge in which work? तो in the novel Glory and the Real Life of Sebastian Knight, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। किसमें साझा किया है? ग्लोरी में साझा किया है, और द रियल लाइफ ऑफ सेबेस्टियन नाइट में उन्होंने साझा किया है। At Cambridge, one journalist wrote in 2014, कह रहे कि कैम्ब्रिज में कोई जर्नलिस्ट गया होगा भी हाल ही में, 2014 का मतलब ये हुआ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो उस समय की घटना पे उसने कहा, द कोट्स ऑफ आर्म्स ऑन द विंडोज ऑफ हिज रूम प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द कोल्ड एंड फ्रॉम द मेलंकली ओवर द रिसेंट लॉस ऑफ हिज कंट्री। इट वाज इन दिस सिटी in his moments of solitude accompanied by King Lear। उनके जब उनके दिमाग में क्या क्या था, वो हमेशा किंग लियर हो गए, मार्टिन डी आर्थर हो गया, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जायकाल एंड मिस्टर आर यूलिसिस, ये सब लेकर के होते हैं। नापो मेड द फर्म डिसीजन टू बिकम अ रसन राइटर। उन्होंने एक डिसीजन बनाया टू बिकम अ रसन राइटर। जर्नलिस्ट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो कैम्ब्रिज का उनका एक्सपीरियंस था वह उनके लिटरेचर में, उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट असर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। वो चीजें लगातार चल रही थी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने क्या किया? ट्रिनिटी कॉलेज ज्वाइन किया। 1922 में उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली ज़ोलॉजी और स्लाविक एंड रोमानिक लैंग्वेज में, रोमांस लैंग्वेजेस में। यू आर गेटिंग इट हियर। ट्रिनिटी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया, एंड दैट एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस व्हिच ही गॉट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, he shared that experience in his autobiographical work, that was the novel Glory and the Real Life of Sebastian Knight। देन यू फाइंड कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के बाद उनका जो दूसरा एक्सपीरियंस था वो कहाँ पे था? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1948 से लेकर 1959 तक। ये जो एक्सपीरियंस था ये कैसा था? जो है, आफ्टर बीइंग encouraged by Maurice Bishop, Nabokov left Wellesley 1948 to teach Russian and European literature at Cornell University। रसन और यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाने के लिए वो कहाँ ज्वाइन कर लेते? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, वेयर ही टॉट अंटिल 1959, और वो 1948 से लेकर 1959 तक अपनी सेवा वहां पर देते हैं। Among his students at Cornell was future US Supreme Court Justice रूथ बेदार जिन्सबर्ग। कह रहे हैं कि यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वो उनके स्टूडेंट में से थे। who later identified Nabokov as a major influence on her development as a writer, जिन्होंने एक तरह से भरी सभा में ये कहा कि मेरे अंदर अगर लिटरेचर का किसी ने जगाया तो द क्रेडिट गोज टू हुम? द क्रेडिट गोज टू व्लादिमीर नाबोकोव। जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे रूथ बेदर जिन्सबर्ग, ही एक्सेप्टेड दिस, या ही एक्सेप्टेड इट, उन्होंने ये बात कही हुई है।
नाबॉब रोट लोलिता, लोलिता की कहानी है जहां पे आपको उनकी वाइफ का भी रोल नजर आएगा। नाबॉब रोट लोलिता व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन द बटरफ्लाई कलेक्शन ट्रिप्स, जब वो बटरफ्लाई कलेक्शन ट्रिप्स पे थे इन द वेस्टर्न यूएस में, दैट ही अंडरटुक एवरी समर, जहां पे वो हर समर जाया करते थे। वेरा, वेरा कोई दूसरी नहीं, उनकी वाइफ वेरा एक्टेड एज सेक्रेटरी, टाइपिस्ट, एडिटर। वेरा को आप देखिएगा उसका रोल क्या है, सेक्रेटरी भी उनकी है, टाइपिस्ट भी उनकी है, एडिटर भी उनकी है, प्रूफ रीडर भी उनकी है, ट्रांसलेटर भी उनकी है, बिब्लियोग्राफर भी उनकी है, सारी चीजों को जो है वो देखती है वेरा। His एजेंट, बिजनेस मैनेजर, लीगल काउंसलर, हिज एजेंट बिजनेस मैनेजर भी है, लीगल काउंसल भी है, एंड चाफियर भी है। हिज रिसर्च असिस्टेंट भी है, टीचिंग असिस्टेंट भी है, एंड प्रोफेशनल अंडर स्टडी भी है। When Nabokov attempt to burn unfinished draft of Lolita, Vera stopped him. एक समय ऐसा आया था कि नाबॉब जो है लोलिता को लिखते और वह उसको जो है अनफिनिश ड्राफ्ट को जलाने जा रहे थे, तो वेरा ने उनको रोका कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। और उन्होंने ही कॉल्ड हर द बेस्ट ह्यूमन वुमन ही हैड एवर नोन, और उन्होंने उसको कहा वेरा को कि मैंने अपने जीवन में इतना हसमुख स्वभाव की औरत को नहीं देखा है। ही कॉल्ड हर द बेस्ट ह्यूमन वुमन ही हैड एवर नोन। सो लोलिता अगर मार्केट में आई तो द क्रेडिट गोज टू हुम, द क्रेडिट गोज टू हिज वाइफ वेरा को जाता है। अगर उसने हाथ ना पकड़ा होता उनका या जलाने से उसको ना होता तो शायद उसका मनुस्क्रिप्ट ना होता और वो ना आती, और काफी फेमस हुई, कई हजार प्रतियां लोलिता का जो है आप ये समझ सकते हैं कि बिक्री में हुआ। सो यू आर गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस लेडी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि जो ये आपके थे व्लादिमीर नाबॉब, इनका जो ओपिनियन था खास करके वुमन को लेकर के वो बहुत ही प्रिजुडिस्ड थे, और तमाम लेक्चर में उन्होंने कहा कि वुमन जो नावलिस्ट है वो सो कॉल्ड नावलिस्ट है, वो अच्छा लिखती नहीं है, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो पुरुषों में है। तो ऐसा कुछ आपको लगेगा कि उनके अंदर पैट्रियार्की था, उनके डीएनए और ब्लड में ये चीजें थी, उनके फादर में भी, उनके फादर के फादर में भी, चूंकि आर्मी से जुड़े थे और तमाम चीजों से, तो यू विल कम टू नो कि उनका जो एक पॉइंट है, समटाइम्स यू फाइंड दैट कि वो ये कहते हैं कि जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें वैसा नहीं था जो चीजें होनी चाहिए थी। क्या चीजें कि उन्होंने जो सम्मान चाहिए नहीं दी। इवन वेरा जो उनकी वाइफ रही थी, वेरा ने तो उनके जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन वेरा को भी वो अंडर एस्टिमेट करते थे हमेशा कि शी इज नॉट अ गुड ट्रांसलेटर, और मेरा एक कोई मेल ट्रांसलेटर होना चाहिए, वरना मेरे लिटरेचर में उस तरह का शाइनिंग नहीं आएगा, ब्राइटनेस नहीं आएगी। तो हमेशा वेरा को भी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया जो है। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपसे साझा किया कि वेरा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जब वो ज्वाइन करते हैं तो व्हाट डू यू गेट। अब उसके बाद थोड़ा सा और भी चीजें हैं कि इन जून 1953 कोब एंड हिज फैमिली वेंट टू एशलैंड, ओरिगन, देयर ही फिनिश्ड लोलिता। अब अगर क्वेश्चन आता है लोलिता उन्होंने कहाँ पे फिनिश किया, तो एशलैंड ओरिगन में उन्होंने फिनिश किया, एंड बिगन राइटिंग द नॉवेल P9। He roamed the nearby mountains looking for butterflies and wrote a poem called Lines Written in Oregon. Oregon is the name of the place. Lines Written in Oregon, ये चीजें आप देखते हैं जैसे टिंटन अबे में कि लाइंस क्या करके आई एम जस्ट मिसिंग द टाइटल, लाइंस फ्रॉम टिंटन अबे क्या था उसका, सेम उसी पैटर्न पर यू कैन जस्ट सी। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है, लोलिता का जो फाइनल शेप आया वो आइसलैंड ओरिगन में आया, जहां पे उन्होंने लोलिता को कंप्लीट किया, फिनिश किया, और फिर दूसरा नावल P9 लिखना शुरू किया। ही रोम द नियर बाई माउंटेन्स लुकिंग फॉर बटरफ्लाइज एंड रोट अ पोएम कॉल्ड Lines Written in Oregon. On 1st October 1953, he and his family returned to Ithaca. उनकी और उनकी फैमिली इथाका वापस चली आई। Very later taught the young writer Thomas Pynchon, जहां पे उन्होंने टॉमस पिंचान को ट्रेनिंग दी। टॉमस पिंचान वी नो की काफी बड़े राइटर, वेर ही टॉट द यंग राइटर टॉमस पिंचान को उन्होंने किया। तो यू फाइंड दैट कि उनका कंट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट जो जज बने थे उनका भी, और दिस राइटर को भी उन्होंने ट्रेंड किया। तो लोलिता हुआ, लाइन्स रिटन इन ओरेगन, पोयम जो हुआ, P9 जो नॉवेल हुआ, दीज थिंग्स वी हैव टू रिमेम्बर कि ये सारा चीज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का जो उनका वर्क सर्विस वहां पे है,
1948 से 1959 तक, उसके बीच में ये सारी चीजें आती है। ये उनका जो है एक इमेज है जो उनके कब्र से रिलेटेड है। द नापकोप्स ग्रेव साइट है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये कहाँ पे है, थोड़ा सा एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर द ग्रेट फिनेंशियल सक्सेस After the great financial success of Lolita, Nabokov returned to Europe and devoted himself to writing. In 1961, he and Vera moved to Montreuil's Palace Hotel in Montreal, स्विट्जरलैंड। क्योंकि स्विट्जरलैंड तो उसी का हिस्सा था। एक समय यूके, यूके का मतलब कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड। सो यू फाइंड दैट कि नॉट स्विट्जरलैंड, सॉरी आयरलैंड वो था। लेकिन वो जो है कहाँ पे जाते हैं, वो स्विट्जरलैंड जाते हैं और मॉन्ट्रियॉक्स पैलेस में वहां पे उसको ज्वाइन करते हैं। स्विट्जरलैंड वेयर ही रिमेन अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। फ्रॉम हिज 6th फ्लोर क्वार्टर्स ही कंडक्टेड हिज बिजनेस एंड टुक टूर्स टू द आप्स। आप्स माउंटेन का नाम है। कॉर्सिका एंड सिसिली, इन सब जगहों पे वो हंट बटरफ्लाइज, ये चीज ध्यान में रखना है कि वो कौन सा राइटर है जिसकी लाइफ में हंट बटरफ्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। व्लादिमीर नाबकोव। लोलिता जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको नजर आएगा उसमें, हंट बटरफ्लाइज या देखेंगे। ज्यादातर मुझे लगता है कि बिफोर रीडिंग यू हैव टू वॉच दैट मूवी। जैसा कि किसी ने अभी मेंशन किया था कि शी हैज सीन दैट मूवी, तो यू हैव टू गो विद दैट मूवी, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इस आदमी को डेथ का एक प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। और यहाँ पे कब से कब तक थे, 1961 से 77 तक थे, जब तक उनकी डेथ नहीं होती है। नाबकोव died on 2nd July 1977 in Montreal. His remains were cremated and buried at Clarence Cemetery. कौन सा cemetery? Clarence Cemetery in Montreal. At the time of his death, he was working on a novel titled The Original of Laura. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब उनकी मौत हुई तो वो किस नावल पर काम कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग द ओरिजिनल ऑफ लाउरा। रिमेंबर दैट कि ही वॉज वर्किंग कहाँ पे? द ओरिजिनल ऑफ लाउरा एंड दिमित्री, who were interested with Nabokov's literary executorship, ignored Nabokov's request to burn the incomplete manuscript and published it in 2009. So you are getting it here कि when he died, that time he was working on a particular work that was what? That was the novel, The Original of Laura, उस पर वो काम कर रहे थे। ये चीज ध्यान में रखना है। देन यू फाइंड कि उनकी लाइफ का एक हिस्सा ये भी था रसन पॉलिटिक्स, उनका व्यूज क्या था, ये सब चीजें। ये एक कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे देखेंगे कि व्लादिमीर नाबकोव क्या सोचते थे रूस के बारे में, रूस के लिटरेचर के बारे में। उन्होंने लिखा कि रसा हैज ऑलवेज बीन अ क्यूरियसली अनप्लीजेंट कंट्री डिस्पाइट हर ग्रेट लिटरेचर। रूस का जो लिटरेचर है वह बहुत ग्रेट रहा है, लेकिन जो कंट्री रही है अनप्लीजेंट रही। क्यों? कभी रशियन रिवोल्यूशन, कभी जार जो शासक वहां के थे उनका आपस का लड़ाई झगड़ा। फिर वो लिखते हैं अनफॉर्चुनेटली रशियंस टुडे हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर एबिलिटी टू टिरान्स। ये जो उनकी एबिलिटी रूस के अंदर खत्म हो गई है। जो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनको खुद मजबूर था कि वो रूस छोड़ करके जाना पड़ा था। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उनको रूस छोड़ करके जाना पड़ा था। अमेरिका में हुआ, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ये सारा जर्नी उनको करना पड़ा। तो उनको ये लगता है कि जो वो सोचते थे उस हिसाब से वहां की गवर्नमेंट नहीं थी और वो लेनिन के सपोर्टर नहीं थे। मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उस विचारधारा को बहुत ज्यादा उस हिसाब से तरजीह नहीं दे रहे थे। तो ये एक उनका स्टेटमेंट है कि रसा हैज ऑलवेज बीन अ क्यूरियसली अनप्लीजेंट कंट्री डिस्पाइट अ ग्रेट लिटरेचर। अनफॉर्चुनेटली रशियंस टुडे हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर एबिलिटी टू किल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ चीजें डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि नाबकोव का जो विश्वास था वो क्लासिकल लिबरल में था। क्लासिकल लिबरल में था, उनके फादर भी कुछ ऐसे ही थे। और उनके फादर और जो उस समय का क्रांति हुआ था रिवॉल्यूशन ऑफ 1970 में जो हुआ था, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं थे। एज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे। इन स्पीक मेमोरी जो वर्क है, स्पीक मेमोरी में नाबकोव proudly recounted his father's campaign against despotism.
उसको रिकाउंट करते, याद करते कि उनके फादर कितनी बड़ी पोस्ट पे थे और उन्होंने डिस्पोटिज्म एंड स्टांच अपोजिशन टू पनिशमेंट अगेंस्ट में वो थे उनके फादर। उसका वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज को उठाया था। नापकोव वाज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड व्हाइट रसन। ये अगर क्वेश्चन आता है कि नापकोव अपने आप को क्या कहते, तो कहते हैं जो वो व्हाइट रसन है। वो पूर्णतया रसन नहीं थे, लेकिन व्हाइट रसन थे, मतलब यूरोपियन फैमिली वहां जाके सेटल हुई होगी, उस ब्लड से उनका जन्म हुआ था। एंड वाज फ्रॉम इट्स इंसेप्शन अ स्ट्रांग अपोनेंट ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट, और सोवियत गवर्नमेंट के अपोनेंट थे वो। केम द पावर फॉलोइंग द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और जो 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या रूसी क्रांति हुई थी, उसको भी वो बहुत ज्यादा जो है तरजीह नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो सोवियत गवर्नमेंट आई थी 1917 के बाद ही आई हुई थी, जिसमें कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, लेनिन, स्टालिन, इन सब का साम्राज्य जब स्थापित होता था। In a poem he wrote as a teenager in 1917, he described Lenin's Bolsheviks as grey ragtag people। अपनी उन्होंने लेनिन को या बोल्शेविक का जो वो था, उसको उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, ग्रे रैग टैग पीपल। उन्होंने ये वर्ड, ये फ्रेज यूज किया हुआ है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और उसके लोगों के लिए। सो यहाँ पे उनका पॉलिटिकल व्यू देख रहे हैं, या उनका जो नजरिया था रूस की सरकार के प्रति, रूस के गवर्नमेंट के प्रति, उसको लेकर के वो क्या कहते हैं, उनका क्या नजरिया था। यू आर गेटिंग इट हियर एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्यूज ऑन वुमेन, इतना बड़ा राइटर वेरा ने जिसको इतना सपोर्ट किया, उनका व्यूज वुमन को लेकर के क्या था। नापकोव्स वाइफ वीरा, नापकोव्स की पत्नी वीरा रही है स्ट्रांगेस्ट assisted, उनका सपोर्टर असिस्ट करती थी हिम थ्रू आउट लाइफ, बट नापकोव एडमिटेड टू हैविंग अ प्रीजुडिस, लेकिन नापकोव राइटर वो एक कि वो कोई बड़ी राइटर नहीं है। ही एडमंड विल्सन को लिखा, हु हैड बीन मेकिंग सजेशन फॉर हिज लेक्चर्स, जो उनके लेक्चर्स को सजेस्ट कर रहे थे, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, आई डिसलाइक जेन ऑस्टिन, मैं जेन ऑस्टिन को पसंद करता, एंड आई एम और उन्होंने कहा कि मेरा नजरिया सारी वुमेन राइटर्स के प्रति ऐसा ही है, एंड I'm prejudiced in fact against all women writers, they are in another class, वे दूसरी लेवल। मैं लिखने का मतलब कि आप कह सकते हैं पुरुष समाज के जो राइटर्स है, जिस लेवल पे वो लिखते हैं, उस लेवल की वुमन राइटर्स नहीं लिख सकती। जबकि वेरा ने ही, वेरा खुद एक वुमन है, वेरा को भी उन्होंने कहा कि शी इज नॉट अ गुड ट्रांसलेटर, शी इज नॉट अ। तो यू आर गेटिंग उनका जो ओपिनियन है खास करके वुमन राइटर को और जेन ऑस्टिन को लेकर के, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बात कही कि आई डिसलाइक जेन ऑस्टिन एंड आई एम प्रीजुडिस्ड इन फैक्ट अगेंस्ट ऑल वुमन राइटर्स, दे आर इन अनदर। लेकिन बाद में उन्होंने जेन ऑस्टिन का मैन्सफील्ड पार्क पढ़ा, तो उसके बाद उनका ओपिनियन बदला, लेकिन फिर भी केवल किसके बारे में बदला, जेन ऑस्टिन के बारे में बदला, ना कि पूरी औरत समाज या समाज से आने वाली हर राइटर के बारे में बदला। ही चेंज्ड हिज माइंड एंड टॉट इट इन हिज लिटरेचर कोर्स। ही आल्सो प्रेज्ड मेरी मैकार्थी, उन्होंने मेरी मैकार्थी राइटर की भी प्रशंसा की है, एंड डिस्क्राइब्ड मारिना ज़ीविटावीवा एज पोएट ऑफ जीनियस, इनका भी उन्होंने तारीफ किया हुआ है। और इन स्पीक मेमोरी में आल्दो वेरा वर्कड एज हिज पर्सनल ट्रांसलेटर, उनकी पत्नी वेरा उनका पर्सनल ट्रांसलेटर, सेक्रेटरी के रूप में काम की। ही मेड पब्लिकली नोन दैट हिज आइडियल ट्रांसलेटर वुड बी अ मेल, उन्होंने पब्लिकली कहा उनका जो आइडियल ट्रांसलेटर है वह एक मेल होगा, एंड इसलिए नॉट अ रसन बॉर्न फीमेल, ना कोई रसन बॉर्न फीमेल। तो उनके अंदर ऐसा लगता था, एक भावना है थी कि मेरी पत्नी वेरा तो रसन बॉर्न है और वह तो जो है ट्रांसलेटर है, लेकिन अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है। मेरा उनका कहना था कि मेरा जो ट्रांसलेटर होगा वो एक मेल होगा, ना कि कोई रसन बॉर्न फीमेल। Antagonist similar prejudice to the impression made by children's writer like Lydia चार्स्की के बारे में उन्होंने ये बात कही हुई है, जैसा वो सोचते रहे। एंड इन द शॉर्ट स्टोरी द एडमिरलिटी इंस्पायर डिप्लोर द posturing, snobbery, anti-Semitism, and cutiziness
ही कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रसन वुमन। रसन वुमन को लेकर के वो जो है, रसन वुमन आथर्स को लेकर के उनका ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं था। ये सब उन्होंने एडजेक्टिव यूज किया है कि उनके में क्या क्या था जो है, कि पॉस्चरिंग है, स्नॉबरिंग है, एंटी सेमिटिज्म है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड कि उनका जो व्यूज राइटर को लेकर के, वुमन राइटर को लेकर के, जबकि वेरा उनकी वाइफ रही है, उनका व्यूज जो है जो रूस में जो क्रांति 1917 में हुई है और उस क्रांति के बाद जो सरकार बनी है, जो लेनिन का आइडियोलॉजी रहा है, स्टालिन का जो आइडियोलॉजी रहा, उसको लेकर के उन्होंने बात रखा है। फिर जब उनका डेथ हुआ था तो उस समय जिस पर वो काम कर रहे थे, कहाँ डेथ हुआ, आयरलैंड में हुआ, सॉरी स्विट्जरलैंड में हुआ। उस समय वो किस नॉवेल पे काम कर रहे थे, द ओरिजिनल ऑफ लाउरा पे काम कर रहे थे, इस पर हमने बात किया। कार्नेल यूनिवर्सिटी में जो 1948-1959 का पीरियड है, उस पर क्या उनका कंट्रीब्यूशन उस समय दिया सोसाइटी को, क्या उनकी सोच थी, उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उस वहाँ क्या क्या उनका लिटरेरी वर्क आया, उसको लेकर के हमने बात किया। और फिर एक एट अ ग्लांस में हमने ये बात किया कि उनका जो वर्क है वो कब से कब तक रहा, क्या क्या चीजें रही है। ये शीट पहले भी कवर हो चुका था। एट अ ग्लांस में ये उनका वर्क है जिस पर हम लोगों ने बात किया हुआ था, ये चीजें हम लोगों ने कवर किया था। ये उनकी लाइफ को लेकर के था, क्या क्या चीजें रही है। देन यू फाइंड कि ये उनकी वर्क है जो एक है उनका वाइफ का, चिल्ड्रन का, और ये भी वही सेम चीज बायोग्राफिकल स्टडी का, एंड दिस इज द इमेज। तो आई हैव डन, मतलब जो मुझे इतना लेना था। कल हम लोग इनके दो वर्क को कवर करेंगे, एक तो लोलिता को और एक कोई और वर्क को लेकर के हम लोग कवर करेंगे। तो नाउ आई एम डूइंग इट। फिर से आई जस्ट वांट टू से कि बी रेडी फॉर योर टेस्ट। मे भी हो सकता है कि कल से, अगर नहीं तो परसों से हम लोग इसको शुरू करें। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू श्वेता, थैंक यू नेहा, साधना, एंड सुमन, माधुरी, आरिफा, थैंक्स एवरीवन।